एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, इसका चैप्टर नंबर 4 आज हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। इन चैप्टरों में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है सेवारत जो शिक्षकगण हैं, उनकी टीम ने मेहनत और लगन से इन क्वेश्चनों को तैयार किया है ताकि विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस चैप्टर का जो कुल अंक भार है वो 7 अंक दिया गया है, मतलब 7 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन के किस अपर रूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेकेंड है, एथीन के जल योजन से बना यौगिक है? तो वो यौगिक है C2H5OH। नेक्स्ट है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C5H10। फिर आगे एक समीकरण दिया गया है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 रासायनिक क्रिया करके A प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में यौगिक जो A है वहाँ पर क्या आएगा, ये आपको नीचे 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो यहाँ आएगा 2CH3COONA, तो ये इस A की जगह पर ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH प्लस CH3 माइनस CH2 माइनस OH, ये दोनों ही इंट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है, प्लस H2O। तो यहाँ ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है ये आपको इसमें बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन 4 ऑप्शनों में A की जगह यहाँ पर जो, मतलब इस A की जगह पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा CH3 माइनस C माइनस O माइनस CH2 माइनस CH3 और ये 0। तो ऑप्शन 4 वाला जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एल्किन श्रेणी में N इक्वल टू 3 हो तो एल्किन का साधारण नाम क्या होगा? तो वो होगा प्रोपिलीन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति है? तो वो है 0.03%। तो इतना कार्बन जो है वह वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन में संयोजकता E ऋणात्मक जो है नेगेटिव की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो 4 है। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के कितने अन्य परमाणुओं के साथ किया जाता है? तो वो भी संख्या है 4। नेक्स्ट है, अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ के रूप में हीरे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं? तो इसमें हम बात करें, कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखला होती है, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला होती है, या फिर वलय में उपस्थित कार्बन श्रृंखला होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसीलिए बर्तन काला हो रहा है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन सा है जो काम में लिया जाता है? तो वो है ग्लिसरॉल। ब्यूटेन का उच्च समजात कौन सा है? तो इसका ब्यूटेन का उच्च समजात जो है वो पेंटेन है। अपमार्जक सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये RSO4Na टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, एक तरफ यौगिक दिए गए हैं, एक तरफ प्रकार्यात्मक समूह यहाँ पर दिया गया है, इन्हें आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। एल्कोहल जो है ये सुमेलित हो जाएगा 3rd वाले से, एल्डिहाइड जो है ये सुमेलित हो जाएगा 4th वाले ऑप्शन से, कीटोन जो है ये 2 वाले से सुमेलित हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है ये 1st वाले से सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। कठोर जल में प्रभावी होता है तो वो होता है अपमार्जक।
एल्काइनो का सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n-2। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है अचार में परिरक्षक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल। फिर है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों, तो इसका जवाब हो जाएगा हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। इसी कारण कार्बन परमाणु के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होता है। अतः विद्युत का चालन करने में हीरा जो है वो पूरी तरीके से सहायक नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, तो वो 6 होता है। ये आपको याद रखना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है। फिर है मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक जो ऋणात्मक बिंदु है उसकी संरचना का चित्र आपको बनाना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये 2014 और 2023 की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चित्र आप इस प्रकार से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण जो है वो आपको लिखने हैं। पहला है Na, दूसरा है 443 के 443 के तापमान पर सांद्र H2SO4। तो इनके जो समीकरण हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार इनके समीकरण आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, वो आपको लिखना है। तो कार्बन के पूर्ण दहन पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम आपको लिखना है। तो वो हैं एक तो हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। ये क्रिस्टलीय अपरूप हैं कार्बन के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखने हैं। तो ये यौगिक हैं, इनके नीचे ये IUPAC जो नाम है ये नीचे दिए गए हैं। ये भी 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मार्स गैस का संरचना सूत्र आपको लिखना है। ये 2019 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मार्स गैस जो है ये मेथेन को ही कहा जाता है। मेथेन का ही दूसरा नाम है मार्स गैस, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह एल्केन श्रेणी का एक प्रथम सदस्य है तथा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन माना जाता है। तो ये इसका सूत्र नीचे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये एक समीकरण आपको दिया गया है, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें 4 क्लोरोपेंट 1 इन ये दिया गया है। तो ये इसका IUPAC नाम दिया गया है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। और इसका उदाहरण दिया गया है C2H2 और दूसरा उदाहरण है C3H4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। कार्बन परमाणु की निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख हैं जिनके कारण कार्बन यौगिक जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पहली विशेषता है श्रृंखलन। इसके बारे में हम जानें। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की जो क्षमता होती है इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। दूसरी विशेषता है चतुः संयोजकता। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा शुद्ध एसिटिक अम्ल IUPAC जिसका नाम है एथेनाइक अम्ल, इसका गलनांक 290 के होता है। इसलिए यह ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये पूरी तरीके से जम जाता है, अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। फिर है बेंजीन का अणुसूत्र आपको लिखना है। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 इसमें होता है। तो आप ये इसका चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट है एथीन E जो ऋणात्मक बिंदु है उसकी संरचना चित्र बनाना है। ये भी क्वेश्चन 2015 और 2024 में पूछा जा चुका है। तो एथीन का जो अणुसूत्र होता है वो C2H4 होता है। ये चित्र आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र आपको लिखने हैं। तो इसमें उत्तरोत्तर सदस्य एक तो प्रोपेन है और दूसरा ब्यूटेन है। तो ये इसका सूत्र C3H8 ये प्रोपेन का है और C4H10 ये ब्यूटेन का है।
नेक्स्ट है एथेन की बिंदु संरचना आपको बनानी है। तो एथेन का अणुसूत्र C2H6 होता है। तो आप ये देख सकते हैं इस प्रकार आपको इसकी संरचना बनानी है। नेक्स्ट है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यह एक प्रबल आबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण आपको लिखना है तथा निर्जलीकरण का नाम भी आपको बताना है। तो इसका समीकरण हम देखें तो ये इसका समीकरण आप देख सकते हैं, और निर्जलीकरण का नाम इसमें पूछा गया है तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। फिर है नीचे यौगिकों की सही श्रेणी आपको पहचाननी है। एक साइड यौगिक है, फिर उसकी श्रेणियाँ दी गई हैं। तो हम पहले बात करें एथेन। एथेन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन माना जाता है। बेंजीन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हेक्सेन जो है इसकी हम बात करें तो ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन हेक्सेन माने जाते हैं। और मेथिल एल्कोहल जो है ये विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये यौगिक और उनकी श्रेणियाँ हो चुकी हैं। साबुन क्या होते हैं? तो इसकी हम बात करें तो साबुन जो हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवणीय होते हैं। नेक्स्ट है मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण आपको लिखना है। तो ये इसकी दहन का एक समीकरण यहाँ पर दिया गया है, और इसमें से ऊष्मा एवं प्रकाश जो है वो मुक्त होते हैं। मेथेन के दहन से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा ऊष्मा जो है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल की संरचना का एक सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ आप इसका सूत्र देख सकते हैं। एथेनाइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम परमाणु को उदाहरण देकर आपको समझाना है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वो तत्व है जो एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं, उन्हें विषम परमाणु कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम जानें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये सभी विषम परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है C2H6 और C3H4, C3H8, C2H4 में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है वो आपको देखना है। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन जिनका सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। अतः C3H4 मतलब एल्काइन और C2H4 मतलब एल्कीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ जो है वो मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। ऐसे अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग जो है वो नीला बना दिया जाता है। ऐसे अल्कोहल को विकृत अल्कोहल के रूप में जाना जाता है या विकृत अल्कोहल उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण जो है वो किस प्रकार होता है, या फिर हम बोलें संकलन अभिक्रिया क्या है? तो ये आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा पैलेडियम Pd तथा निकेल Ni जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये देते हैं। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ये आप इसकी क्रियाएं देख सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इधर है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इधर है, तो ये इनकी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन तथा एल्काइन के सामान्य सूत्र आपको लिखने हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये है, एल्कीन का ये दिया गया है और एल्काइन का सामान्य सूत्र ये है। तीनों सूत्र आप देख सकते हैं। एल्केन CnH2n+2 होता है, और एल्कीन जो है एल्कीन और एल्काइन का सिर्फ प्लस माइनस का ही अंतर होता है, और एल्कीन में प्लस माइनस के आगे 2 ये नहीं होता है, 2n तक ये होता है। तो तीनों में ये अंतर है। यहाँ n जो है वो 1 2 3 4 ऐसी अनंत संख्याएं होती हैं। अमोनिया का अणुसूत्र और उसकी संरचना का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NH3, और संरचना सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं N और H3। CNG का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड
नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये इसकी फुल फॉर्म है। कार्बन का एक अपर रूप जो होता है वो फ्लोरीन है, और इसे यह नाम किस प्रकार मिला है, तो कार्बन अपरूपों में पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान ये लगते हैं, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें एल्केन में एथेन और प्रोपेन जो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त यौगिक किसे कहा जाता है। द्विआबंध अथवा त्रिआबंध युक्त कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण में हम बात करें, एल्कीन जो है वो असंतृप्त यौगिक का उदाहरण है, इसमें एथीन और प्रोपेन शामिल है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में का उदाहरण एल्केन है, और इसमें एथेन और प्रोपेन शामिल होते हैं। एल्काइन में शामिल होते हैं प्रोपाइन और ब्यूटाइन। नेक्स्ट है संरचनात्मक समावयन किसको कहा जाता है, तो ये ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र जो होते हैं वो समान हो तथा संरचनाएं जो हैं वो भिन्न प्रकार की हो, तो उन यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एन ब्यूटेन और CH3 CH2 CH2 CH3, आइसोब्यूटेन H3C CH CH3 और CH3, और दोनों का अणु सूत्र क्या होता है, वो होता है C4H10। ऑक्सीकारक को आपको परिभाषित करना है, तो ऑक्सीकारक क्या होता है, तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की उनमें क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4, ये ऑक्सीकारक का प्रमुख उदाहरण है। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये K2Cr2O7 जो है ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया का निर्माण किस पदार्थ से किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम सामनेट से यूरिया का निर्माण किया तथा प्रमाणित किया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों से भी प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा यह समझा जाता है कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं, मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो निर्जीवों में निर्मित नहीं होते। नेक्स्ट है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत इसमें दिया गया है, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस से जुड़े हुए हैं, तो इसका जवाब आपको लिखना है। इसका जवाब हो जाएगा सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 16 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें 2, 8, 6 होते हैं, और सल्फर के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इसमें करेगा। तो यहाँ आप इसका चित्र देख सकते हैं, इसकी संरचना देख सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आप लिटमस पत्र मतलब लाल नीला जो पत्र है उससे साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण जो है वो क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा साबुन का विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि यह दुर्लभ अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देगा तथा नीले लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त यौगिक है या फिर असंतृप्त यौगिक, तो इसकी हम बात करें तो काली ज्वाला के साथ जो जलेगा वो असंतृप्त यौगिक होगा। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा इन यौगिकों में आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत चालन के लिए जरूरी है, इसलिए ये विद्युत के दुर्बल चालक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु की ज्यामिति जो होती है वो कैसी होती है, तो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय मानी जाती है। IUPAC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, I की इंटरनेशनल, U की यूनियन ऑफ, P की प्योर एंड A की अप्लाइड और C की केमिस्ट्री, मतलब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस होता है या केरोसिन के स्टोव में छिद्र क्यों होते हैं? तो आप देखते होंगे जो गैस चूल्हा होता है या फिर केरोसिन का जो स्टोव है उसमें जगह जगह छिद्र जो छेद होते हैं वो क्यों होते हैं? तो घरों में प्रयुक्त गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए इसमें छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो होती है वो समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला दे सके, इसीलिए उसमें छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता है? तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के कारण साबुन जो है वो झाग नहीं बना पाती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसमें पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनिभिक्रमित होते हैं तथा अधिकांश अभिक्रमकों की उपस्थिति में ये अक्रिय रहते हैं, परंतु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन इसमें होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का जो समूह है वह दूसरे का स्थान लेता है। यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं इन तीनों एग्जाम्पल में। अगला है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से बने होते हैं। एथेनाइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। यह आप नीचे इसकी अभिक्रिया, इसका रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एथेन गैस कौन सी है? 4 यहाँ गैस दी गई हैं, इसमें उपस्थित सह संयोजक बंधों की संख्या भी आपको बतानी है। तो एल्केन जो है उसका सूत्र CnH2n+2 होता है। तो इसके अनुसार ये दो C2H6 है, ये एथेन गैस है। एथ इसमें 2 कार्बन के बराबर इसमें पाए गए हैं। एथेन में 7 सह संयोजक बंध पाए जाते हैं और C2H2 एथाइन है। इसमें त्रिबंध जो है वो 1 होता है और एकल बंध इसमें 2 पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और एथीन जो है ये C2H4 होती है। इसमें द्विबंध जो होता है वो 1 होता है और एकल बंध जो है वो इसमें 4 होते हैं। और C3H8 जो है ये प्रोपेन है, इसमें एकल बंध जो होते हैं वो 10 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम आपको बताने हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि वो विषम परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह है जो कार्बन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं तथा क्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं, वो प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। यहाँ हम प्रकार्यात्मक समूह और उसके सूत्र देखेंगे। हेलो एल्केन मतलब क्लोरोब्रोमो, इसका सूत्र है Cl और -Br। ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं। एल्कोहल जो है इसका सूत्र है OH और एल्डिहाइड का सूत्र CHO और कीटोन CO और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट हम बात करें, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में इस प्रकार पूछा जाता है, एल्कोहल के अधिक सेवन से कौन सी 2 हानियाँ होती हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ हम बात करें, अधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से उपापचयी प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी और मानसिक दुविधा, उनिंदापन, सामान्य अंतर्बाध का कम होना, भाव शून्यता आदि इसमें हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही सोचने समझने की जो क्षमता है और मांसपेशियां जो है वो बुरी तरीके से इसमें प्रभावित हो जाती हैं। इसके साथ ही मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है क्योंकि यकृत में मेथनॉल जो होता है वो ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म
स्कंदित कर देता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति जो होता है वो अंधा हो जाता है। चाक्षुष मतलब आँखें। नेक्स्ट है साबुन की क्रियाविधि कैसी होती है आपको बतानी है तथा मिश्रण संरचना को आपको चित्रित करना है। तो ये 2023 और 2024 दोनों बोर्ड एग्जामों में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा साबुन के अणु में दोनों सिरों के विशेष गुणधर्म पाए जाते हैं। जल में विलय जो है होता है वो एक सिरे को जलराशि मतलब हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विलयशील सिरे को जलविरागी मतलब हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके जो अणु होते हैं वो अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका जो आयनिक सिरा है वो तो जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है मतलब इसका जो दूसरा सिरा होता है वो जल से पूरी तरीके से बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था पाई जाती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो जल से बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह या क्लस्टर या फिर गुच्छा बनने से होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ समूह के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा जो होता है वो गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन जो होता है वो सफाई करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, हेड और टेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम जो है वो आपको लिखने हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, इनके IUPAC नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ IUPAC नाम एक का तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन है और बी वाले का ब्यूट 2 इन 2 ब्यूटीन है और इस थर्ड वाले का 2 क्लोरोब्यूटीन है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपको साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस आपको बताना है। इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। पहले हम बात करते हैं साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला बनाने वाले वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण इसमें होते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। पहला अंतर तो दोनों का ये होता है। दूसरा अंतर है साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ भी झाग बनाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरे डिफरेंस की बात करें, साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से निर्मित किया जाता है, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो संश्लिष्ट कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है साबुन जो होते हैं वो जल प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो जल प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये 4 अंतर इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के 3 गुण धर्म कौन से हैं वो आपको बताने हैं। पहले हम बात कर लेते हैं समजातीय श्रेणी होती क्या है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। इसके 3 गुण धर्मों की बात करें तो वो 3 गुण धर्म हैं। पहला है जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण धर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। दूसरा इसका गुणधर्म है किसी विशेष विलायक में विलेयता में भी क्रमबद्धता कंटिन्यूटी जो है वो दिखाई देती है। थर्ड इसका गुणधर्म है प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि जो होती है वो लगातार
होती जाती है तथा यह ऑक्सीकारक KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा संपन्न होती है तथा एथेनॉल में से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक A जिसका अणुसूत्र C2H6O है, ऑक्सीकरण करने पर अम्ल B देता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या A के समान ही है। यौगिक A जो है वो डॉक्टरों द्वारा त्वचा के निर्जीवाणुकरण में प्रयुक्त किया जाता है। तो यौगिक A तथा यौगिक B का नाम आपको बताना है और A और B यौगिकों से बनने की जो अभिक्रिया है वो भी आपको लिखनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा, पहले तो ये इसका आप रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं। A मतलब C2H6O और ये ऑक्सीकरण करके अम्ल B बनाता है। अतः B जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है जिसमें 2 कार्बन हैं, C2 है तो इसमें 2 कार्बन है और B में COOH समूह है जो है वो अम्ल ही होता है। अतः B जो है वो CH3 और COOH होगा। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तथा एल्कोहल को त्वचा में निर्जीवाणुकरण में वो प्रयुक्त किया जाता है। अतः यौगिक A एक एल्कोहल है तथा समीकरण इस प्रकार होगा, C2H5OH प्लस O2 ऑक्सीकरण करके CH3COOH प्लस H2O, मतलब यहाँ एल्कोहल है इधर अम्ल है। एल्कोहल में एथेनॉल और अम्ल में एथेनाइक अम्ल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के वो ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये मिसप्रिंट है। उत्पन्न लकड़ी को जलाने पर उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ हैं वो वाष्पीकृत इसके द्वारा हो जाते हैं जिससे कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है और ये बिना ज्वाला के भी ऊष्मा देते हैं। नेक्स्ट है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनाइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो भौतिक गुणों के आधार पर हम इनके अंतर देखते हैं। एथेनॉल में स्प्रिट के समान गंध आती है जबकि जो एथेनाइक होता है उसमें तीक्ष्ण गंध, अम्ल जो तीक्ष्ण गंध है एथेनाइक अम्ल में तो उसकी गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक जो होता है तो एथेनॉल का गलनांक तो 156 के होता है और इसका क्वथनांक 351 के होता है, जबकि एथेनाइक जो अम्ल होता है उसका गलनांक 290 और क्वथनांक 391 के होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों के आधार पर इनमें अंतर की हम बात करें तो रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल जो होता है वो नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करता, जबकि जो एथेनाइक अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर हम अगले रासायनिक गुण धर्म की जो अंतर की बात करें तो इसमें एथेनॉल Na2CO3 व NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि जो एथेनाइक अम्ल होता है वो इसमें अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, वो CO2 प्लस H2O बनाते हैं। तो आप नीचे एथेनाइक अम्ल की ये अभिक्रिया देख सकते हैं और ये सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की जो सूचनाएं हैं वो तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।